नमस्कार। मैं हूँ विश्वजीत कुमार विश्वकिरण। प्रस्तुत है एक कहानी। प्रोफेसर सुधा। मम्मी मम्मी, जानती हो आज हमारे कॉलेज में एक नई मैडम आई है, सोशियोलॉजी की। निर्मला ने अपने फ्लैट में खुशी खुशी प्रवेश करते हुए मम्मी देवकी का हाथ पकड़ते हुए बोला, तब तो तुम लोग नए मैडम की ज़बरदस्त रैगिंग की होगी, इसलिए तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। चलो जल्दी से कपड़ा बदलो और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। भूख लग गई होगी। लगता है नए मैडम के चक्कर में ही आज बहुत देर कर दी आने में। मैं भी तुम्हारे इंतज़ार में बहुत देर से भूखी हूँ। नहीं मम्मी, रैगिंग तो तुम्हारे ज़माने में होता होगा, अब तो बंद कर दिया गया है। और सुनो, जानती हो मैडम बहुत ही अच्छी है, व्यवहार कुशल और पढ़ाती भी है बहुत अच्छी। पढ़ाने की ऐसी कला कि एक ही बार में दिमाग में घुस जाता है। और देखो, हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी कुछ नहीं देखूंगी सुनूंगी। चलो पहले मैं जो बोली हूँ वो करो, तब मैं देखूंगी और आराम से बैठकर तुम्हारी नई मैडम के बारे में भी सुनूंगी। देवकी ने निर्मला के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला। निर्मला कपड़ा बदलकर पैर हाथ धोकर मम्मी देवकी के साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद दोनों ड्राइंग रूम में आराम से सोफा पर बैठ गई। अब बताओ विस्तार से तुम अपनी नई मैडम के बारे में। कैसी हैं, कहाँ से आई हैं? मेरी प्यारी बेटी जब इतनी तारीफ कर रही है तो मैं भी जानूं तुम्हारी नई मैडम के खासियत के बारे में। वो लखनऊ से आई हैं, बहुत ही मृदुभाषी, जादू की तरह उनकी हर बात दिमाग में घुस जाती है। बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश भी है। जिसकी तारीफ मेरी बेटी कर रही है उनका तो नाम भी बड़ा सुंदर होगा। क्या है बताओ? देवकी भी उत्सुकता से पूछी। देखो ना, अभी तक मुंह में था, दिमाग में है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। निर्मला सर खुजलाते हुए छत की ओर देखने लगी। इतना प्यारा नाम है कि मेरी बेटी भूल गई। अच्छा, याद आएगा तो बतला देना। देवकी सोफा पर से उठने लगी। बैठो ना मम्मी, मैं तुम्हें मोबाइल पर उनकी फ़ोटो दिखाता हूँ। मेरी सहेलियाँ और मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई हैं। देवकी का हाथ पकड़ते हुए सोफा पर पुनः बैठाई। अच्छा दिखाओ, तुम जिनकी इतनी तारीफ कर रही हो वो देखने में कैसी लग रही हैं? निर्मला मोबाइल खोलकर देवकी को दिखाने लगी। देखूं देखूं, जरा जूम करो तो, जानी पहचानी सी लग रही है। अरे तुम्हारी मैडम तो सुधा ऐसी लग रही है। हाँ मम्मी, याद आ गया, मैडम का नाम सुधा प्रभा है। तुम जानती हो इन्हें? लेकिन ये तो लखनऊ से आई है, तुम कैसे जानती हो इन्हें? ये तो तुम्हारी मौसी है, लखनऊ में रहती थी। देवकी सोचने लगी, ये तो आश्चर्य की बात है। पहले की सुधा और आज की सुधा में कितना परिवर्तन हो गया है। एक समय था जब सुधा पढ़ने से जी चुराती थी। हम लोग गांव में एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। सुधा चुपचाप किताब लेकर फोटो देखती रहती थी। पढ़ाई में उसे मन नहीं लगता था। हम लोग अच्छे अंक से पास होते थे और वो 2 बार वार्षिक परीक्षा में फेल भी हो गई थी। ढंग से कपड़ा भी पहनने नहीं आता था। हम लोग उसे कपड़ा पहनना सिखाते थे। पढ़ाई में मन नहीं लगने से मौसा मौसी काफ़ी चिंतित रहते थे और उन्होंने कम उम्र में ही सुधा की शादी कर देने का निश्चय कर लिया। उसकी शादी के लिए जहाँ भी
मौसा और मौसी जाते थे। हर जगह पूछा जाता था कि कितनी पढ़ी है। अंत में उन लोगों ने लाचार होकर सुधा की शादी एक सुधा से बहुत ज़्यादा उम्र के लड़के से कर दी। मम्मी, क्या सोच रही हो? निर्मला ने देवकी का ध्यान सोच से हटाया। मैंने कभी देखा नहीं और ना ही इनकी कभी चर्चा हुई। तुम सब बहुत छोटी थी, तभी तुम्हारी मौसी सुधा की शादी कर दी गई थी। शादी के बाद तुम्हारे मौसा जी का स्थानांतरण लखनऊ हो गया था। तुम्हारे मौसी जी को लेकर लखनऊ चले गए थे। कुछ दिनों तक हम लोगों से बात होती रही, फिर व्यस्तता के कारण धीरे धीरे बात होनी बंद हो गई थी। अब तो बात हुए भी बहुत साल हो गए। अच्छा सुनो, कल शनिवार है, सुधा कल कॉलेज जाएगी। हाँ मम्मी, कल भी उनकी क्लास है। मौका निकालकर सुधा को अपना परिचय देना और बोलना, मैं देवकी की बेटी हूँ। मम्मी बोली है कल रविवार है, अगर कल कहीं का प्रोग्राम नहीं है तो मेरे घर पर आइए, मम्मी आपको बुलाई है। निर्मला कॉलेज गई और मौका निकालकर सुधा से मिली और अपना परिचय दी। दीदी को कैसे मालूम हुआ कि मैं इस कॉलेज में आई हूँ? मैं कल घर पर आपकी चर्चा कर रही थी। आपके साथ जो सेल्फी ली थी वो दिखाई तो मम्मी तुरंत आपको पहचान गई। कल तो रविवार है, छुट्टी है ही। मम्मी कल आपको बुलाई है। आप कहाँ रहती हो? मैं कल सवेरे 10 बजे स्कूटी लेकर वहीं आ जाती हूँ। मैं तो अपनी बेटी के साथ कॉलेज के ही हॉस्टल क्वार्टर में रहती हूँ। ठीक है, कल फ्री हूँ। दीदी बुलाई है तो कैसे नहीं आऊँगी। मैं और मेरी बेटी कल आते हैं। और हाँ, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी कार से ही चली जाऊँगी। तुम्हारा घर मैं देखी हूँ। तुम लोग तो वार्ड नंबर 4 में मध्य विद्यालय के बगल में रहती हो ना? ओ, दीदी भी यहाँ आई है? तब तो बहुत अच्छा, मज़ा आ जाएगा। हम लोग बहुत पहले वहाँ रहते थे, अब तो कॉलेज के पास ही ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 305 में रहते हैं। ओह, ये मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, कल मिलती हूँ। सुबह से ही निर्मला अपनी सुधा मौसी जी का इंतज़ार कर रही थी। देवकी भी पकवान बनाकर अपनी बहन का इंतज़ार कर रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। निर्मला और देवकी दोनों दरवाजे की ओर बढ़े। निर्मला ने दरवाज़ा खोला। सुधा और उसकी बेटी दोनों ने देवकी का चरण स्पर्श किया। तुम कितनी बदल गई हो, आओ बैठो। देवकी सोफा की ओर इशारा करते हुए बोली। सुधा मुस्कुराते हुए सोफा पर बैठ गई और निर्मला अपनी मौसरी बहन को लेकर अपने कमरे में चली गई। शादी के बाद तुमसे पहली बार मुलाकात हो रही है। तुम तो जल्दी पहचान में ही नहीं आ रही हो। शादी के बाद गजब का परिवर्तन तुम्हारे अंदर आ गया है। नाश्ता का प्लेट बढ़ाते हुए देवकी बोली। हाँ दीदी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं वही सुधा हूँ। पढ़ाई में जी चुराने से लेकर कॉलेज के प्रोफेसर तक का सफ़र अविश्वसनीय लगता है। हाँ दीदी, मैं जब शादी के बाद लखनऊ गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, बैठे बैठे दिन भर मन नहीं लगता होगा, कुछ पढ़ाई करती रहो। पढ़ाई में मुझे मन नहीं लगता था, ये आप जानती हैं। फिर भी मन मार कर मैट्रिक की किताब लेकर बैठी रहती थी। लेकिन घर आने के बाद किताब का कुछ न कुछ प्रश्न पूछ ही लेते थे। सिलसिला यूं ही चलता रहा। यह जानते हुए कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फिर भी वो शाम को ऑफिस से आने के बाद मुझे पढ़ाने बैठ जाते थे। कभी कभी
वो ऑफिस से आने के बाद खुद खाना बनाने लगते थे और मुझे पढ़ने के लिए बोल देते थे। जिद करने पर मुझे मैट्रिक परीक्षा 75% अंक से पास करवा दिए। मुझे आगे पढ़ाने के लिए उन्होंने एक अच्छा बहाना बनाया और बोलने लगे कि अपार्टमेंट की सारी औरतें मिनिमम ग्रेजुएट हैं और तुम सिर्फ मैट्रिक पास रहोगी। ये न तो तुम्हें अच्छा लगेगा और ना ही मुझे। तुम्हें सोसाइटी में बैठने में खुद खराब लगेगा। और मेरे मना करने के बावजूद कॉलेज में दाखिला दिलवा दिए। उसी बीच बेटी की जन्म हुई। बेटी को संभालने के लिए उन्होंने मेरी सास जी को बुला लिया था, लेकिन सास जी ज़्यादा दिन नहीं रुक सकी। कुछ दिन बाद ससुर जी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ा तो सास जी वापस चली गई। कभी कभी वो ऑफिस से छुट्टी लेकर दिन में भी बेटी को संभालने आ जाते थे। आम तौर से शाम को वे घर आने के बाद बेटी को भी संभालते थे और खाना भी बनाते थे। कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई में मैं भी इंटरेस्ट लेने लगी। मुझे इंटरेस्ट लेता देख उन्होंने मेरा और हौसला बढ़ाया। पढ़ाई करने में उन्होंने काफ़ी मदद की और मैं पीएचडी तक कर ली। आज तुम्हारे सामने जो सुधा से प्रोफेसर सुधा बैठी हैं, वह उन्हीं का देन है। देवकी अतीत में खो गई। ऐसे पति को दिल से प्रणाम। काश ऐसा पति हर औरत को मिल पाता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।